चलिए, नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। और हम बात कर रहे थे विश्व इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। विश्व इतिहास में मेरे प्यारे साथियों, हम जर्मनी के एकीकरण को पढ़ चुके थे और आज मौका है जर्मनी के एकीकरण के टेस्ट का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। तो आइए जर्मनी के एकीकरण के संदर्भ में टेस्ट हम लेकर आते हैं। पहला प्रश्न है, चुंगी संग जोल्वरीन जो है यह संबंधित था। फ्रांस की क्रांति से, इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, औद्योगिक क्रांति से। और अनुत्तरित प्रश्न है, चुंगी संग जो जोल्वरीन है यह संबंधित था। कहां से संबंधित है जोल्वरीन? ठीक है, चलिए देखिए, हमने जोल्वरीन देखा था, एक व्यक्ति था, नाम था फ्रेडरिक लिस्ट। याद आ रही है? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। एक व्यक्ति था, नाम था फ्रेडरिक लिस्ट। इस फ्रेडरिक लिस्ट के सुझाव पर जर्मनी के राज्यों के लिए एक चुंगी संघ स्थापित किया गया था। क्या स्थापित किया गया था? चुंगी संघ स्थापित किया गया था, जिसका नाम रखा गया था जोल्वरीन। क्या रखा गया था? जोल्वरीन रखा गया था। तो यह मूल रूप से जर्मनी के एकीकरण से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है। इतिहासकार केटल बी ने क्या कहा था कि जोल्वरीन के निर्माण ने भविष्य में प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। क्लियर हो गई? केटल बी के यह शब्द होते हैं। तो यह बात थोड़ा सा याद रखिएगा कि चुंगी संघ जो जोल्वरीन है यह जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है। इस चुंगी संघ जोल्वरीन ने जर्मन राज्यों के मध्य शुल्क मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया था। किसको बढ़ावा दिया था? याद रखिएगा, शुल्क मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया था। फ्री टैक्स ट्रेड, एफटीटी को बढ़ावा दिया था। और ऑस्ट्रिया, आपको पता होगा, जोल्वरीन का सदस्य बनना चाहता था, लेकिन अब जर्मनी ने मना कर दिया था। बिस्मार्क ने इस बात का विरोध किया था। क्लियर हो गई? क्योंकि जोल्वरीन जो है यह शुल्क मुक्त व्यापार की नीति को समर्थक था, जबकि ऑस्ट्रिया जो है वह आर्थिक संरक्षणता की नीति के अंतर्गत था। क्लियर हो गई? चलो जी, इसके बाद अगला प्रश्न आप सभी के लिए यह रहा, किस संधि के द्वारा होल्स्टीन और सेल्सविग का जो प्रदेश है यह प्रशा में मिलाया गया? पेरिस की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि, प्राग की संधि, गेस्टाइन समझौता। अनुत्तरित प्रश्न है, एक ऐसी संधि जिसके द्वारा होल्स्टीन और सेल्सविग का जो प्रदेश है यह प्रशा में मिलाया गया था। बताओ। देखो साहब, बहुत अच्छे से समझिएगा। मूल रूप से 1866 ईस्वी की बात है। एक युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं सेडोवा का युद्ध, द बैटल ऑफ सेडोवा। ठीक है। इस सेडोवा के युद्ध में प्रशा प्रशा का सेनापति कौन था? मोल्टके था। ठीक है, जॉन मोल्टके। इसके द्वारा ऑस्ट्रिया को हराया गया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? कौन जीत गया? प्रशा जीत गया, ऑस्ट्रिया जीत गया। इसके बाद में एक संधि होती है जिसे हम कहते हैं प्राग की संधि, द ट्रीटी ऑफ प्राग। ठीक है। यह प्राग की संधि भी 1866 में हुई थी। और याद रखना, जो सेडान का युद्ध हुआ था, ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था? सेडान का युद्ध हुआ था। इस सेडान के युद्ध के बाद में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट। और इसी फ्रैंकफर्ट की संधि के बारे में इतिहासकार हेजन क्या कहता है कि यह फ्रैंकफर्ट की संधि जो है यूरोप का रिसने वाला फोड़ा बन गई थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? सर, जो यह प्राग की संधि हुई 23 अगस्त की, वह तारीख थी, सन 1866 है। इसके अंतर्गत जर्मन संघ को खत्म करके ने की ऑस्ट्रिया ने मान्यता दे दी। सेल्सविग और होल्स्टाइन के जो क्षेत्र थे यह प्रशा को मिला। ऑस्ट्रिया पर 30 लाख पौंड का जुर्माना लगाया गया और वेनेशिया जो है वह इटली को दे दिया गया था। तो यह मामला सारा का सारा किस संधि के तहत हुआ था? याद रखना, प्राग की संधि के तहत हुआ था। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, फ्रैंकफर्ट की जो संधि है यह कब की गई थी? 26 फरवरी 1871, 10 मई 1871, 1 अगस्त 1871, 15 जून 1871। और अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ फ्रैंकफर्ट की जो संधि है यह आपके द्वारा कब की गई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। फ्रैंकफर्ट की संधि के संदर्भ में मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, एक युद्ध हुआ था, नाम याद रखिएगा, डेट इज बैटल ऑफ सेडान, सेडान का युद्ध। इस सेडान के युद्ध में प्रशा जो है वह फ्रांस को हरा देता है। ठीक है। और इस युद्ध के बाद में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। और कब हुई थी? 10 मई सन 1871 को।
ठीक है। 26 फरवरी 1871 को संधि की प्रारंभिक शर्तों पर हस्ताक्षर किए गए थे। 26 फरवरी 1871 को जो है वह संधि की जो आपके प्रारंभिक शर्त थी, प्रारंभिक शर्त थी पर शर्तों पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? और 10 मई 1871 को आपके फ्रैंकफर्ट की संधि हो जाती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? सर फ्रैंकफर्ट की जो संधि थी इसके माध्यम से ही फ्रांस को मेज, स्टार्सबर्ग के सहित सहित कोयला उत्पादन के जो क्षेत्र थे अल्सास और लॉरेन वह प्रशा को देने पड़े, यानी कि जर्मनी को देने पड़े। अब जैसे ही कोयला उत्पादक क्षेत्र अल्सास और लॉरेन जर्मनी को मिले, जर्मनी का औद्योगिक विकास हुआ और जर्मनी के औद्योगिक विकास के परिणाम स्वरूप जर्मनी का आर्थिक विकास हुआ और जर्मनी सुपर पावर बना। फ्रांस को 20 करोड़ पौंड युद्ध हर जाने के तौर पर क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी को देने पड़े थे और यही क्षतिपूर्ति की राशि ना चुकाने तक जर्मनी की जो सेना थी वह फ्रांस में रखने का निर्णय लिया गया। कहा जाता है यह संधि ही पहले विश्व युद्ध का कारण बनी थी। इतिहासकार हेजन ने कहा कि 1871 की ईस्वी के बाद में फ्रैंकफर्ट की संधि यूरोप का रिसने वाला फोड़ा बन गई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि याद रखिएगा सेडान के युद्ध के बाद हुई थी। सेडान के युद्ध में प्रशा ने फ्रांस को पराजित किया था और इसी युद्ध में फ्रांस का जो शासक था नेपोलियन तृतीय, उसने 1 लाख फ्रांसीसियों के साथ में आत्मसमर्पण कर दिया था। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिएगा। अगला प्रश्न, किस घटना के बाद बिस्मार्क ने कहा कि हमने दरार को एक कागज के टुकड़े से ढक दिया है? हा, क्या गजब का प्रश्न है सर। आरपीएससी ने यह सवाल 2016 में पूछा था। एक ऐसा समझौता जिसके माध्यम से आपके बिस्मार्क जो प्रशा का प्रधानमंत्री था वह कहता है, क्या कहता है कि हमने दरार जो है उसको कागज के टुकड़े से ढक दिया है। वियना, गेस्टाइन, फ्रैंकफर्ट, प्राग और अनुत्तरित प्रश्न है, जवाब दीजिए। देखो मूल रूप से प्रशा वह ऑस्ट्रिया के मध्य एक समझौता होता है। समझौता दो डचियों को लेकर के हुआ था। एक का नाम क्या था? होल्स्टीन था, होल्स्टाइन था, आप इस तरह से देखिएगा, और एक का नाम सेल्सविग था। ठीक है, होल्स्टाइन और याद रखिएगा सेल्सविग, दोनों को लेकर के एक समझौता संपन्न हुआ, गेस्टाइन समझौता। ठीक है, गेस्टाइन समझौता। इसी गेस्टाइन समझौते के अंतर्गत ल्यूनबर्ग जो है, ल्यूनबर्ग, यह ल्यूनबर्ग तो प्रशा ने खरीद लिया था, होल्स्टाइन प्रशा के पास गया। सेल्सविग जहां पर जर्मन जातियों की बहुलता थी यह ऑस्ट्रिया के पास दे दिया। बिस्मार्क ने इस गेस्टाइन समझौते में बड़ी चतुरता का प्रयोग किया था। क्यों किया था? क्योंकि जो सेल्सविग था यहाँ पर जर्मन बाहुल्य क्षेत्र था और ये ऑस्ट्रिया के पास चला गया, तो जब भी चाहे तब बिस्मार्क यानी कि प्रशा का नेता यानी कि जर्मनी का एकीकरण का अग्रदूत, यह बिस्मार्क कभी भी सेल्सविग में जर्मन बाहुल्य जनजातियों के मध्य विद्रोह करवा सकता था और विद्रोह होने की परिस्थिति में ऑस्ट्रिया उस विद्रोह का दमन करेगा। प्रशा यानी कि बिस्मार्क यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठाएगा कि आप हमारे जर्मन वासियों के साथ में अत्याचार क्यों कर रहे हो। बस इस तरह से यहां पर बिस्मार्क कहता है कि हमने जो दरार थी उसे कागज के टुकड़े से ढक दिया है। ठीक है, गेस्टाइन समझौता। क्लियर हो गई? मैं ऐसा मान के चलता हूं आप लोगों के बीच में, क्या मान के चलता हूं कि आपके इतिहास जो है ये बेहद अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमारा ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है जिसका ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, यह चूंकि क्लास ऐप से जो है वही यूट्यूब पर भी लाइव होगी, तो प्रचार प्रसार करना भी बेहद आवश्यक है। आप काव्य क्लासेस कोटा या चंदू सर की क्लास मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके कोर्स ले सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन जर्मनी के एकीकरण से जुड़ा हुआ है? बिस्मार्क, काबूर, फर्डिनेंड प्रथम, नेपोलियन तृतीय और अनुत्तरित प्रश्न है। एक ऐसा व्यक्ति जो जर्मनी के एकीकरण से जुड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया, बताइए। सर जर्मनी के एकीकरण से जुड़ा हुआ है बिस्मार्क।
कौन जुड़ा हुआ है? बिस्मार्क जुड़ा हुआ है। बिस्मार्क ने कहा था किसी भी काल की महान समस्याओं का समाधान भाषणों और बहुमत से नहीं बल्कि रक्त और तलवार से होता है। तो इसी ने आयरन और ब्लड की यानी कि लोहा और रक्त की नीति भी प्रदान की थी। लोहा और रक्त की नीति भी दी थी। ये प्रशा की तरफ से जो है फ्रांस और रूस का राजदूत रहा था, लेकिन इसे बाद में बुला लिया जाता है और प्रशा का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है प्रशा के राजा के द्वारा, बिस्मार्क, ओटो वन बिस्मार्क। जर्मनी में राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? मेटरनिक, एमानुएल, नेपोलियन, बिस्मार्क। अनुत्तरित प्रश्न है। जो आपके जर्मनी है, इस जर्मनी में राइन राज्य की स्थापना किसने की थी? बताओ सर। जर्मनी में राइन संघ की स्थापना मूल रूप से 1806 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने छोटे छोटे जर्मन राज्यों को मिलाकर के की थी। क्लियर हो गई। लेकिन 1818 आते आते लगभग सभी जर्मन राज्य इस राइन संघ के सदस्य हो गए थे। इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट को आधुनिक जर्मनी का निर्माता कहा जाता है। लेकिन याद रखना, नेपोलियन को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, नेपोलियन को कहा जाता है आधुनिक जर्मनी का निर्माता। यहां पर एक बात समझिएगा जो आप लोगों के लिए बेहद आवश्यक है। वह क्या है कि इतिहासकार हुआ है लिप्सन। भाई साहब, लिप्सन जो है ना वह नेपोलियन की आलोचना करता है और लिप्सन कहता है कि यह इतिहास के मजाकों में से एक मजाक है कि नेपोलियन बोनापार्ट आधुनिक जर्मनी का निर्माता था। यह इतिहास के मजाकों में से एक मजाक है कि आधुनिक जर्मनी का निर्माता कौन था? नेपोलियन था। यह लिप्सन है जी जो आलोचना करता है। देखो, इतिहास में आलोचना किसकी नहीं हुई है? मैं हमेशा अपनी क्लास में यह बात कहता हूँ। भगवान राम की भी आलोचना हुई है, जिसमें आप और हम तो एक मनुष्य हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए कोशिश करते रहिए और आलोचनाओं से बचते रहिए। एक दिन, जिस दिन आपकी सफलता आपके पास होगी, उस दिन आलोचकों के पास आपकी आलोचना करने के लिए कुछ नहीं होगा और वह आलोचना आपकी सफलता के तले दब जाएंगे। इसीलिए हमेशा याद रखिए, अपना लक्ष्य होना चाहिए सफलता प्राप्त करना। आज नेपोलियन बोनापार्ट को याद किया जाता है, लेकिन उसके आलोचकों को याद नहीं किया जाता। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न देखिए। जर्मनी का जो एकीकरण है वह किस राज्य के नेतृत्व में हुआ? प्रशा, श्रेल्सविग, होल्स्टाइन, लॉयनबर्ग। और अनुत्तरित प्रश्न है। जर्मनी का एकीकरण मूल रूप से प्रशा के नेतृत्व में हुआ था। प्रशा में एक तो फ्रेडरिक विलियम का नाम आता है, ठीक है, फ्रेडरिक विलियम प्रथम, ये यहाँ का राजा था। और इसके अलावा जो प्रशा जो आपके क्या बोलते हैं उसके प्रधानमंत्री था, वह ओटो वन बिस्मार्क था। ओटो वन बिस्मार्क था। यही बिस्मार्क जो है मेरे दोस्त रक्त और लोहे की नीति को अपनाता है। और इसी ने विलियम प्रथम के द्वारा जो सैन्य सुधार किए गए थे, जब वो जर्मन संसद में पारित नहीं हो पाए क्योंकि वहां पर उदारवादियों का बहुमत था, तो यही ओटो वन बिस्मार्क कहीं ना कहीं उस विलियम प्रथम के द्वारा दिए गए त्यागपत्र को फाड़ करके फेंक देता है। क्लियर हो गई। तो प्रशा के नेतृत्व में यह सारा कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ था। ठीक है, जिस प्रकार हम इटली के एकीकरण को देखते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। क्या कहते हैं कि सर इटली में जो एकीकरण हुआ था ना, वह इटली का एकीकरण, बहुत अच्छे से समझिएगा, इटली का एकीकरण किसके मध्य नेतृत्व में हुआ था? तो भैया हम कहते हैं जी पिडमोंट सार्डिनिया के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? पिडमोंट सार्डिनिया के नेतृत्व में हुआ था। ठीक उसी प्रकार जर्मनी का एकीकरण जो है वह प्रशा के नेतृत्व में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न। बियारिट्स या बियारीज की भेंट किन के बीच हुई थी? बिस्मार्क और नेपोलियन, बिस्मार्क और विलियम प्रथम, बिस्मार्क और विक्टर एमेनुअल, काबूर और नेपोलियन तृतीय। और अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ। बताइए, बियारिट्स और बियारीज की भेंट। सर याद करिए, मूल रूप से जब सेडोवा का युद्ध होना था, प्रशा और ऑस्ट्रिया का युद्ध होना था, तो उस घटना के पहले बिस्मार्क अनेक देशों के साथ में अपनी नीति को परिवर्तित करता है। जैसे इंग्लैंड, इंग्लैंड बिस्मार्क की नीति का समर्थक था। क्यों समर्थक था? क्योंकि इंग्लैंड जो है वह हमेशा मुक्त व्यापार की नीति का समर्थक था और बिस्मार्क यानी कि प्रशा ने जोल्वरीन का निर्माण करके मुक्त व्यापार की नीति को बढ़ावा दिया था। ठीक है,
पिडमोंट सार्डिनिया के साथ उसने गुप्त समझौता कर लिया था और शर्त रखी थी कि अगर आप युद्ध कर देंगे ऑस्ट्रिया के खिलाफ तो हम आपको वेनेशिया दिलाएंगे। फ्रांस यानी कि नेपोलियन तृतीय के साथ बिस्मार्क यहाँ पर बियारिट्स नाम के स्थान पर मिलता है और एक समझौता कर लेता है। ठीक है, इसे बियारिट्स भेंट कहते हैं, यह बात थोड़ा सा याद रखिएगा। रूस शुरू से ही किसका सहयोगी रहा है? बिस्मार्क का सहयोगी था। अगला प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण के 3 युद्धों में प्रशा का सेनापति कौन था? वॉन मोल्टके, केनार्ड, बिस्मार्क, विलियम प्रथम? अनुत्तरित प्रश्न है। 3 युद्ध हुए थे सर। ठीक है, तो इन 3 युद्धों में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति था जो सेनापति की भूमिका में निभाता है। डेनमार्क के साथ हुआ, सेडोवा का युद्ध हुआ, सेडान का युद्ध हुआ था। ठीक है, याद रखना वॉन मोल्टके। वॉन मोल्टके जो है यह सेनापति हुआ करता था। एक नाम आता है वॉन रून। वॉन रून जो है यह कौन था? यह आपके रक्षा मंत्री था। ठीक है, यह कौन था? यह रक्षा मंत्री था। सेडोवा के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई, यह कथन किसका है? लिप्सन का, केटलबी, विलियम तृतीय, थियर्स? और अनुत्तरित प्रश्न है। सेडोवा के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई। सेडोवा का युद्ध मूल रूप से फ्रांस, प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच लड़ा गया था, जिसमें प्रशा ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया था। ठीक है, 1866 में यह युद्ध हुआ था। फ्रांस इस युद्ध में किसी भी तरह से संबंधित नहीं था, क्योंकि बियारिट्स की भेंट के बाद में नेपोलियन तृतीय ने तटस्थ रहने की भूमिका अपनाई थी। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस की राजनीतिक और कूटनीतिक पराजय हुई। इस युद्ध के बाद यानी कि सेडोवा के युद्ध के बाद यूरोप की शक्ति का केंद्र पेरिस से हटकर बर्लिन हो गया और नेपोलियन तृतीय जो है वह बिस्मार्क से पराजित हो गया राजनीतिक रूप से, क्योंकि अब बिस्मार्क जो है वह यूरोप का एक प्रकार से लीडर बनने की ओर अग्रसर हो रहा था। समझ में आ गई क्या बात? और नेपोलियन तृतीय ने भाग नहीं लिया, इसीलिए सेडोवा के युद्ध के बारे में कहा जाता है कि उसकी प्रतिष्ठा को आघात लगा और उसकी कूटनीतिक पराजय हुई। यह बात थियर्स ने कही थी। किसने कही है? इतिहासकार थियर्स ने यह बात कही है। लिप्सन वह इतिहासकार है जो कहता है कि इतिहास के मजाकों में से एक मजाक है कि नेपोलियन आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता था। इतिहासकार केटलबी ने अलग बात कही है, विलियम तृतीय जो है यह अलग व्यक्ति था। अगला, एरफर्ट संघ जो है इसकी योजना कब आई? 1848, 1850, 1852, 1862? अनुत्तरित प्रश्न है। एरफर्ट संघ जो है इसकी योजना कब आती है? एक बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, बेसिकली फ्रैंकफर्ट की संसद होती है 1848 में, वह असफल हो जाती है तो प्रशा का राजा फ्रेडरिक विलियम जर्मनी के एकीकरण का फिर से प्रयास करता है और बड़े बड़े राज्यों के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण की योजना बनाता है। सर वह योजना भी असफल हो जाती है और यही योजना फ्रैंकफर्ट संघ की योजना के रूप में जानी जाती है। और यह घटना कब की है? 1850 की है। ठीक है, तो यह घटना किस घटना से जुड़ी हुई है? याद रखिएगा, यह जुड़ी हुई है जर्मनी का एकीकरण। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर रखा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इतिहास विषय के संदर्भित नवीन अपडेट लेना चाहते हैं तो आप सीधा हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल हैं, आप जरूर जुड़िएगा हमसे। अगला प्रश्न ये रहा, किसके अनुसार 1871 के पश्चात फ्रैंकफर्ट की संधि यूरोप का रिसने वाला फोड़ा बन गई थी? हेजन, थियर्स, केटलबी, ग्रिगले? और अनुत्तरित प्रश्न। फ्रैंकफर्ट की जो यह संधि है, यह संधि प्रशा और फ्रांस के बीच हुई थी। 26 फरवरी 1871 को इसकी प्रारंभिक शर्तों पर हस्ताक्षर किए गए थे, आपको यह पता होगा, और बाद में इसे स्वीकार किया गया था। किस इतिहासकार ने कहा कि 1871 के बाद यह संधि मूल रूप से यूरोप का रिसने वाला फोड़ा बन गई थी? हेजन ने कहा था। अब यहां पर एक बात समझिए सर, कहा जाता है कि यह जो फ्रैंकफर्ट की संधि थी, इस संधि के बाद कहीं ना कहीं जर्मनी का आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास होना शुरू हुआ। तो यह बात डायरेक्ट याद रखिएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद ही जो जर्मनी है, इस जर्मनी का आर्थिक विकास प्रारंभ हुआ था। क्या प्रारंभ हुआ था? याद रखिएगा, जर्मनी का आर्थिक विकास प्रारंभ हुआ। समझ में आ गई ना बात? फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद
अगला, फ्रांस प्रशा युद्ध का तात्कालीन कारण क्या था? स्पेन का उत्तराधिकार युद्ध, स्लेस्विग और फ्रांस प्रशा युद्ध। फ्रांस प्रशा युद्ध यानी कि सेडान का युद्ध, ठीक है ना, द बैटल ऑफ सेडान। स्पेन का उत्तराधिकार युद्ध, स्लेस्विग होल्स्टाइन का प्रशासन, आर्शिया अर्सिनी द्वारा नेपोलियन की हत्या का प्रशासन, अल्सास और लोरेन पर नियंत्रण में विवाद। अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ। एक शानदार प्रश्न आप सभी प्यारे साथियों के लिए, कृपया प्रश्न का जवाब दीजिए। एक प्रश्न है कि फ्रांस और प्रशा जो है इस युद्ध का तात्कालीन कारण क्या है? ठीक है, बेसिकली स्पेन के उत्तराधिकार का संघर्ष था। फ्रांस का एक दूत होता है एम बेंटिटी, वह स्पेन एम्स नाम की जगह पर मुलाकात करता है विलियम से, फ्रेडरिक विलियम प्रथम, जो प्रशा का शासक था। ठीक है, और सारी बात जो है वह विलियम एक तार के माध्यम से बिस्मार्क को भेज देता है। बिस्मार्क उसे द जर्मन गेजेट नाम के समाचार पत्र में इस अंदाज में प्रकाशित करवाता है कि फ्रांस के लोगों को लगे कि प्रशा ने फ्रांस का अपमान कर दिया, और प्रशा के लोगों को लगे कि फ्रांस ने प्रशा का अपमान कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से प्रकाशित करवाई गई। तो यह स्पेन का उत्तराधिकार संघर्ष था, जो कि मूल रूप से फ्रांस और प्रशा के युद्ध का तात्कालीन कारण बना था। रिफ्लेक्सेशन एंड द रेमेनीज नाम की पुस्तक जो है यह किसने लिखी? बिस्मार्क, काकर, मेजिनी, गेरिबाल्डी। अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ। रिफ्लेक्शंस एंड रेमिनेंसेस नाम की पुस्तक जो है यह किसने लिखी थी? बताओ। सर याद रखना, यह बिस्मार्क के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, किसने लिखी थी? बिस्मार्क ने लिखी थी, ओटोमन बिस्मार्क ने लिखी थी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। बिस्मार्क ने जर्मनी को सुरक्षित रखने के लिए कब त्रिराष्ट्रीय संघ का निर्माण किया? 1872, 1876, 1875, 1885। अनुत्तरित प्रश्न है, बिस्मार्क ने जर्मनी को सुरक्षित रखने के लिए कब त्रिराष्ट्रीय संघ का गठन किया था? ठीक है, तीन राष्ट्र कौन कौन से? प्रशा, रूस का शासक अलेक्जेंडर और ऑस्ट्रिया का फ्रांसिस द्वितीय। ठीक है, त्रिराष्ट्रीय, इसे ट्राई केसर भी कहते हैं, ट्राई केसर बॉन्ड भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले तो एक बात याद रखना, जर्मनी का ओटोवन बिस्मार्क शामिल था, ऑस्ट्रिया का फ्रांसिस जोसेफ, और मेरे दोस्त रूस का अलेक्जेंडर, रूस का जार अलेक्जेंडर। इस तरह से लिखो, जार अलेक्जेंडर। ठीक है, यह 1872 में गठित किया गया था। 1878 में बर्लिन कांग्रेस होती है, उसके बाद इसे समाप्त कर दिया गया था। 1878 ईस्वी की बर्लिन कांग्रेस, और इस बर्लिन कांग्रेस के बाद यह समाप्त हो गया था। समझ में आ गई क्या? बर्लिन। अगला प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण से संबंधित अंतिम युद्ध कौन सा था? डेनमार्क से युद्ध 1864, सेडोवा का युद्ध 1866, क्रीमिया का युद्ध 1853, सेडान का युद्ध 1870। अनुत्तरित प्रश्न है, देखो जर्मनी के एकीकरण से संदर्भित तीन महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे। सबसे पहले डेनमार्क, फिर सेडोवा का आता है, फिर सेडान का आता है। डेनमार्क का युद्ध 1864 में हुआ था, प्रशा जीत गया था। सेडोवा का युद्ध जो है यह 1866 में हुआ था, इसमें प्रशा जीत गया था, और ऑस्ट्रिया जो है वह हार गया था। कौन हार गया था? तो याद रखना, ऑस्ट्रिया हार गया था। और सेडान का युद्ध जो है 1870 में हुआ था, जिसमें फ्रांस पराजित हो गया था। क्लियर हो गई? डेनमार्क के युद्ध के बाद गेस्टाइन समझौता हुआ, सेडोवा के युद्ध के बाद प्राग की संधि हुई, और सेडान के युद्ध के बाद में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा, बहुत साधारण सा एक प्रश्न है जो आप लोगों के लिए अक्सर परीक्षा में आता है।
अगला प्रश्न देखिए, फ्रांस प्रशा युद्ध में प्रशा का सेनापति कौन था? बिस्मार्क, वॉन रून, वॉन मोल्टके, विलियम केसर? अनुत्तरित प्रश्न है। फ्रांस प्रशा युद्ध जो है इसमें प्रशा का सेनापति कौन है? सर, जब भी फ्रांस प्रशा युद्ध में प्रशा के सेनापति की बात आएगी तो याद रखना वॉन मोल्ट के सेनापति रहेगा। वॉन रून जो है यह आपके रक्षा मंत्री था और ओटोवन बिस्मार्क जो है यह प्रधानमंत्री था। विलियम केसर जो है वह यहाँ का राजा था। ठीक है, तो वॉन मोल्ट के तीनों युद्धों में भाग लिया। 1864 के डेनमार्क युद्ध, 1866 ईस्वी का जो युद्ध हुआ था जिस युद्ध को हम क्या कहते हैं, सेडोवा का युद्ध। 1870-71 ईस्वी में जो युद्ध हुआ, 1870 में 1 सितंबर की वह तारीख थी, नाम आता है सेडान का युद्ध। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखना। अगला प्रश्न देखो, एम्स के तार की घटना के बाद किन दो देशों के बीच में युद्ध भड़क गया? ऑस्ट्रिया और प्रशा, फ्रांस और प्रशा, ऑस्ट्रिया इटली, डेनमार्क ऑस्ट्रेलिया? अनुत्तरित प्रश्न है। एम्स के तार की घटना घटित हुई। इस घटना के बाद में दो देशों में जो है वह युद्ध छिड़ गया था। यह कौन सा युद्ध था? तो याद रखना यह युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रशा के बीच में। ठीक है, फ्रांस और प्रशा के बीच में युद्ध छिड़ा और इस युद्ध को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेडान का युद्ध। सेडान के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो मेरे दोस्त याद रखना फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक है, एम्स नाम के स्थान पर विलियम प्रथम जो प्रशा का राजा था और फ्रांस का दूत, राजदूत जिसे एम बेंडिटी कहते हैं, दोनों में मुलाकात हुई थी। विलियम प्रथम ने यह जानकारी एक तार के माध्यम से बिस्मार्क को भिजवा दी थी, जिसे हम घटना को एम्स का तार कहते हैं। क्लियर हो गई? अगला प्रश्न देखिए, जर्मनी के एकीकरण के वास्तुकार बिस्मार्क ने विभिन्न यूरोपियन शक्तियों के खिलाफ 3 महत्वपूर्ण युद्ध किए। निम्न में से कौन सा युद्ध फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ में समाप्त हुआ, जिसे जर्मनी ने अल्सास और लोरेन का विलय जर्मन साम्राज्य में किया? रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क? और अनुत्तरित प्रश्न है। बिस्मार्क ने विभिन्न यूरोपियन शक्तियों के खिलाफ 3 महत्वपूर्ण युद्ध किए थे। एक ऐसा युद्ध जो कि फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ समाप्त हुआ था। बताओ, 26 फरवरी सन 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि की जो प्रारंभिक शर्तें थी उन्हें स्वीकार किया गया था, लेकिन 10 मई 1871 जो है उस संधि को अंगीकार किया गया, या हम ऐसा कह सकते हैं उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, और यहाँ पर जो घटना घटित हुई थी ये थी फ्रांस के साथ। तो ये थे जर्मनी के एकीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यह क्लास कैसी लगी आप हमें जरूर सूचना उपलब्ध करवाइएगा। उम्मीद करता हूं आपको यह क्लास अच्छी लगी हो, तो हमें जरूर सूचना बताइएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। बहुत बहुत आभार। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, चूंकि यह क्लास ऐप से लाइव है और यूट्यूब पर भी जाएगी, इसीलिए प्रचार भी आवश्यक होता है। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार।